जय हिंद दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जिसके पड़ोस में इतनी सरदर्दी इस टाइम पर चल रही है चारों तरफ से, और इस हद तक सरदर्दी चल चुकी है कि आज के दिन भारत की विदेश नीति के सामने सबसे बड़ा चैलेंज उभर कर आ चुका है। और वो चैलेंज इस हद तक है कि अब भारत चाह के भी इससे दूर नहीं हट सकता, और ना तो इसके अंदर कूद सकता, ना यहां से दूर हट सकता। हम इस फॉरेन पॉलिसी के चैलेंज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो IAS PCS की तैयारी के लिए दोस्तों जीरो टू हीरो सीरीज़ हमारी जो चल रही है वो रामबाण है आपके लिए, क्योंकि तैयारी के लिए आपको NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनके बगैर क्योंकि IAS PCS का कोई एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए इनकी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपको हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में ऑनलाइन करवाई जाएगी। घर बैठे कीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसके अंदर पूरा सिलेबस तो करवाया ही जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, जिससे आपकी 100% PT की तैयारी हो जाएगी और 40% जो मेंस का पार्ट है, जो NCERT पर डिपेंडेंट है, उसकी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट ये आता है कि फ़ीस हमने बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ताकि हर बच्चा पढ़ सके। हर बच्चा जिसके मन में UPSC की तैयारी करने की इच्छा है वो तैयारी शुरू कर सके। अब रही बात बच्चों फ़ीस की, तो फ़ीस बता दी, और कांटेक्ट कैसे करेंगे, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आराम से आप हमसे जुड़ सकते। तो दोस्तों अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इस टाइम पर इंडिया के पड़ोस में चल क्या रहा है, इस मैप में थोड़ा सा समझ लीजिए। इंडिया का पड़ोस इस टाइम पर सुलग रहा है। एक तरफ तो कुत्ते जैसी शक्ल वाला एक देश, मैं ऐसे ही शब्द इसके लिए इस्तेमाल करूंगा, मेरे लिए जानवर आदमी है, जानवर देश है, पाकिस्तान। उसके बाद यहां एक देश चाइना, जो काफी बड़ा है इंडिया से, और तीसरा, अभी तक तो यही दो थे, और तीसरा यहां पर एक और देश जो सुलग रहा है, अफगानिस्तान। यहां अगर आप देखेंगे तो तालिबान, अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान का रूल इस्टेब्लिश होता जा रहा है, वो भारत के लिए चिंता क्यों है? क्योंकि तालिबान रूल जो है वो असलियत में इटसेल्फ इज अ टेरर रूल, टेररिस्ट रूल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया की घोषित आतंकवादी समूह है, जो भले ही बाद में दुनिया ने इससे बातचीत करनी शुरू कर दी, लेकिन है तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पाकिस्तान, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, और इस एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म का ओनली ऑब्जेक्टिव इज एंटी इंडिया या क्रश इंडिया या फिर डिस्ट्रॉय इंडिया है। समझे? इसकी पूरी की पूरी फोकस सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के आसपास घूमती रहती है। भले ही इंडिया को बर्बाद करने के चक्कर में खुद बर्बाद हो गया हो, इंडिया को बर्बाद करने के चक्कर में ये खुद बर्बाद हो गया हो, लेकिन अभी भी अगर आप इसे देखते हैं तो ये बर्बाद ही है। बर्बाद हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इसने पूरी ताकत से दूसरे मतलब भारत के ऊपर अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है भारत के टुकड़े करने की या बर्बाद करने की। और तीसरी तरफ ये जो देश है चाइना, इसकी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म यानी विस्तारवाद की नीति। अब तीनों के तीनों की सिचुएशन को समझिए, मामला क्या है कि असलियत में यहां ये तीनों के तीनों भारत के लिए सरदर्द क्यों हैं? क्योंकि चाइना चाहता है एक्सपेंशनिज्म, यानी एक्सपेंशनिज्म का मतलब विस्तारवाद, विस्तारवाद का मतलब यह है कि पूरा तो वो विस्तार चाहता है भारत के इस नॉर्थ ईस्ट में,
और पूरे तरीके से वो कंट्रोल करना चाहता है इस लद्दाख के रीजन को पूरा। यस, क्योंकि चाइना इस चीज के अंदर है कि भाई डाउन द हिल, आप फ्रंट लाइन में कहां पर खड़े हुए हैं, या तो आप डाउनवर्ड स्लोप पर खड़े हुए हैं, यानी आप ऊपर हैं और दुश्मन आपके नीचे है, या फिर दुश्मन ऊपर है और आप नीचे हैं। आप ऊपर हैं यानी अदर स्लोप ऑफ द यहां है, यानी चाइना जो माउंटेन रेंज है उसके उस तरफ खड़े हैं, तो दुश्मन को आपको हराने में मुश्किल होगी। लेकिन दुश्मन पहाड़ के इस साइड खड़ा है तो आपको दुश्मन को हराने में मुश्किल होगी। ऐसा होता है भाई, छत पे बंदा खड़ा है, ऊपर खड़ा है तो उसको हराना मुश्किल है, नीचे जो खड़ा है वो उसका जीतना मुश्किल है। ये ऐसा होता है, नेचुरल प्रोसेस है। तो चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो इस टाइम पर खुले तौर पर इस पूरे लद्दाख रीजन पे अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना, इस नेपाल रीजन पे अपना डोमिनेंस, भूटान पे, हमारे नॉर्थ ईस्ट पे और सिक्किम पे, यानी इस लगभग पूरे के पूरे हिमालयन माउंटेन रेंज के निचले पैपौड़ी की तरफ वो आना चाहता है। हिमालय को क्रॉस करके नीचे की तरफ वो आना चाहता है, और जब हिमालय को क्रॉस करके नीचे की तरफ वो आना चाहता है तो यहीं इंडिया की एक एक्सपेंशनिस्ट पड़ोसी को देखते हुए सबसे बड़ी टेंशन है। हमारी इंडियन आर्मी इसको रोकने के लिए कैपेबल है। हेड ऑन मतलब आई टू आई कांटेक्ट के अंदर, या यूं कहें आईबॉल टू आईबॉल वाली सिचुएशन में है कि कौन पलक पहले झपकेगा। ऐसी सिचुएशन में इंडिया खड़ा हुआ है, लेकिन टेंशन तो है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसका जन्म ही अपने बाप को मारने के नाम पे मारने की कसम खाने के साथ हुआ था। भाई पाकिस्तान का जन्म ही इंडिया को क्रश करने के नाम पर हुआ था कि हमें इंडिया को क्रश करना है। पाकिस्तान वो देश है जो रोज सुबह उठ के, पाकिस्तान एक ऐसा बालक है जो रोज सुबह उठ के अपने बाप को मारने की कसम खाता है। हराम की पैदाइश है ना, क्या कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इस पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाना है। अब इस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के अंदर, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा कामयाब नहीं हुआ है भाई, भले ही इंडिया के अगेंस्ट ये इंडिया के टुकड़े करने में कामयाब ना हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से खालिस्तान मूवमेंट था और जिस तरीके से J&K के अंदर सेपरेटिस्ट फोर्सेस को इसने पावरफुल किया जम्मू एंड कश्मीर के मामले में, वहां देख सकते हैं। और जिस तरीके से इंडिया के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की पूरी इसने कोशिश करी, वो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा रहा है। अभी भले ही वहां की सरकार कमजोर है और वहां वो इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है, लेकिन भाई सीधी सी बात यह है, सोचकर देखिए इमरान खान की जगह कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जिसकी अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने की कैपेसिटी हो, और वो इकोनॉमी को भी सुधारे और साथ में भारत के लिए भी प्रॉब्लम्स को पोज करना शुरू कर दे। ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत के लिए कितनी टेंशन्स बढ़ेंगी ये सोच कर देखिए। अब ये दो देश हमारे सर पे बैठे हुए तो थे, तीसरा इनके मंसूबों को सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है। तालिबान जो है वो अपने आप में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कहीं ना कहीं जिसके ऊपर एक क्रेडिट है कि उसने डिफीटेड अमेरिका, और ये जो डिफीटेड अमेरिका वाला जो टैग तालिबान के ऊपर है कि मैंने अमेरिका को हराया, अमेरिका दुम दबा के भागा। जब ये डिफीटेड अमेरिका वाला टैग है, जो काफी हद तक लगता भी है कि अमेरिका जिस ऑब्जेक्टिव के साथ यहां गया था वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ अमेरिका वहां गया था उस ऑब्जेक्टिव को अमेरिका पूरा नहीं कर पाया, तो यहां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी तालिबान दावा कर रहा है कि हम जीत गए। अब जब हम जीत गए तो ये असलियत में सबसे पहली बात मोटिवेशन टू अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगा।
अब सोचकर देखिए, दुनिया की जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और उसमें भारत भी एक है, भारत के अंदर जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, वो जो हार मान रही हैं, जिनका मनोबल पस्त है, वो सारी की सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नया जोश, न्यू मोटिवेशन मिलेगा। ये असलियत में ये क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। और जैसे ही ये मोटिवेट करेगा, वो लोग और ताकत से जोश में आकर इंडिया के अंदर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज या एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, अब आप कहोगे इनके मोटिवेशन होने से क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी। ये डीमोरलाइज इसलिए है क्योंकि लड़का जो था, जो इस्लाम को मानने वाला या जिहाद के रास्ते पर चलने वाला जो लड़का था, वो कम हो रहा था, उनको सपोर्ट करने वाले लोग कम हो रहे थे। अब क्या होगा, अब लड़कों को इस्लाम के लिए लड़ने के लिए सक्सेस स्टोरीज सुनाई जाएंगी, तालिबान के हीरोज की स्टोरी सुनाई जाएंगी, उनके वेलर, उनके जोश, उनकी ताकत की, उनकी बहादुरी की स्टोरी सुनाई जाएंगी। जानबूझकर उन्हें वीडियो दिखाया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि जब तालिबान के अंदर जिहादी लड़ाके अमेरिका की सेना को हरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, आओ इंडिया को हराएंगे, आओ इंडिया से बदला लेंगे, इंडिया के अंदर गजवाए हिंद फहराएंगे और कश्मीर अलग करेंगे। जो भी उनका एक स्टेटमेंट हुआ वो खूब करेंगे। मैं सभी लड़कों की बात नहीं कर रहा भाई। हिंदुस्तान में 20-22 करोड़ के करीब मुसलमान हैं, तो 20-22 करोड़ के 20-22 करोड़ सारे एक जैसे थोड़ना हैं। असलियत में जहर फैलाने के लिए जहर बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता। शरीर के अंदर पोटेशियम साइनाइड के कुछ कण ही काफ़ी होते हैं पूरे शरीर का बेड़ा गर्क करने के लिए, पूरे शरीर का बेड़ा गर्क करने के लिए, पूरा शरीर खत्म करने के लिए पोटेशियम साइनाइड के कुछ कण ही काफ़ी होते हैं, बहुत थोड़े से। और यहां पर यही है, ये पोटेशियम साइनाइड हैं। इनको सोचकर देखिए, एक तरफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मजबूत हो रही है, दूसरी तरफ वो रिक्रूटमेंट बढ़ा रही हैं। यानी एंटी इंडिया मूवमेंट जो होगा इंडिया के अंदर, वो अब बढ़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान के पास ज्यादा लड़ाके होंगे इन्फिल्ट्रेट करवाने के लिए, दूसरी तरफ तालिबान अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेविएट करेंगे जिहाद के लिए। अब जब इंडिया के अंदर जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जिहाद को बढ़ावा देंगी, इंडिया के अंदर से रिक्रूटमेंट करेंगी, तो उनको पकड़ना और ज्यादा मुश्किल होगा। और यहां अगर भारत सरकार सख्ती करेगी तो लोगों के अंदर एंटी इंडिया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो मूड है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। असलियत में सोचकर देखिए भाई, सरकार जो है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करने के लिए, या हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अक्सर वो क्या करती हैं, वो अक्सर लोगों को पकड़ लेती हैं। अब प्रॉब्लम यही होती है, उन्हें कोई लीड मिली कि इस आदमी ने उस टेररिस्ट से किसी तरीके की कोई बात की है। अब वो क्या बात की है वो तो पता नहीं, वो तो शक के आधार पर उठाएंगे। अब ऐसे में अगर आप किसी भी इंडियन मुस्लिम लड़के से पूछोगे तो वो आपको उंगलियों पर ऐसे 20 नाम गिनवा देगा जिसे सिक्योरिटी एजेंसी ने उठा रखा होगा और उसको न्याय मिलने में 20 साल लग गए होंगे, कि उसे 6 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 22 साल जेल में रखा गया और फिर कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। और अब उसकी इमोशनल अप्रोच दिखाई दे रही होगी कि उसके 22 साल का जिम्मेदार कौन। यहां सिक्योरिटी एजेंसीज की मजबूरी यह है कि भाई, और देखो उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज की मजबूरी यह है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास सिर्फ कुछ सबूत है, बात हुई थी, और वो अजम्पशन के ऊपर ज्यादा चलती हैं। पक्का सबूत अक्सर कुछ चीजों का नहीं होता।
आपकी और मेरी क्या बात हुई है उसका पक्का सबूत नहीं है। आपकी मेरी फोन पे कन्वर्सेशन हुई है, क्या बात हुई उसका पक्का सबूत नहीं है। और अगर वो मान के बता भी दे कि हाँ मैंने ऐसा कुछ किया था, तो भी कोर्ट में जाके मुकर जाए, तो भी किसी के पास भी उसका पक्का सबूत नहीं है। उसको मतलब सिक्योरिटी एजेंसी के पास सबूत नहीं है ना कि उसे जो पकड़ा गया था वो सही था, शक के आधार पर। और सिक्योरिटी एजेंसीज की मजबूरी है शक के आधार पर टेररिस्ट्स को या लोगों को उठाना पकड़ना। अब उसमें टेररिस्ट जो हैं वो भी पकड़े जाते हैं, टेररिस्ट हमले रोक दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सफल होती है सिक्योरिटी एजेंसीज। लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि एक लड़का जो निर्दोष था और वो चोरों की उसके चोर या फिर टेररिस्टों को पकड़ने के चक्कर में पकड़ा गया, उसने एक इमोशनल माहौल क्रिएट कर दिया कि मेरे 22 साल खराब हो गए। उसके 22 साल खराब हुए, लेकिन उसके पीछे के लॉजिक को जो भले ही सही ना ठहराया जा सकता हो, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी की मजबूरी के रूप में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी एजेंसी ने उसको अगर उठाया होगा तो किसी शक के बिना पर उठाया होगा। यहां लोगों में एंटी इंडिया या एंटी गवर्नमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड डेवलप होता है। रही सही कसर भारत के अंदर शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्टर्स एक एक कम्युनल डिवाइड क्रिएट करके दिल्ली राइट्स को कंस्पायर करते हैं। शर्जील इमाम जैसे हरामी कुत्ते जो हैं वो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करते हैं। यहां से ऑब्वियस सी बात है, दो समुदायों के बीच में दंगा होगा तो माइनॉरिटी को नुकसान होता है। एक तरफ इमोशनल माहौल क्रिएट किया हुआ है कि मेरे 22 साल खराब हो गए, दूसरी तरफ दंगे हो गए। अब दंगों के पीछे खड़ा हुआ है शर्जील इमाम जैसे दो चार, जिन्होंने जनता को भड़का दिया। लोगों में गुस्सा है, उस गुस्से को और ज्यादा भड़काया। दिल्ली के दंगे हुए, दिल्ली दंगों के अंदर किसी की दुकान जली, किसी का घर जला। दंगाई कौन था पता नहीं। अगर टेररिज्म का कोई धर्म नहीं तो दंगे का भी कोई धर्म नहीं, दंगाई का भी कोई धर्म नहीं, वो केवल दंगाई है। उसे हिंदू मुस्लिम नाम दे दिया गया। लड़ने वाले क्योंकि हिंदू मुस्लिम थे, अब क्योंकि हिंदू ज्यादा थे तो पिटे ज्यादा कौन, नुकसान ज्यादा अगर मुस्लिम का हुआ। तो यहां मुस्लिम युवा अब भड़का हुआ मिलेगा। भारत की टेंशन देखिए, एक तरफ मुस्लिम युवा निराश है क्योंकि उसने एक वीडियो देखी है कि 22 साल किसी के खराब हो गए, और वो सिर्फ इसलिए, दिमाग में तो आता है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान था। उसके साथ दिल्ली में दंगे हो गए तो दिमाग और खराब हो गया। अब उसे जानबूझकर तालिबान के जिहादियों की वेलर योद्धा होने की वीडियोस दिखाई जा रही हैं कि देखो हमने अमेरिका को हरा दिया। इस्लाम के खिलाफ अमेरिका लड़ने आया था, हमने अमेरिका को हरा दिया। भारत क्या चीज है, हथियार उठा। जैसे ही हथियार उठेगा रिक्रूटमेंट बढ़ेगा, और जैसे ही रिक्रूटमेंट बढ़ेगा इंडियन गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ेगी। यस, इंडियन गवर्नमेंट की टेंशन बढ़ेगी। वो रिक्रूटमेंट अगर इंडिया से होता है तो जितना ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा, सोचिए ये साइक्लिक इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा रिक्रूटमेंट होगा उतना ज्यादा सरकार को ना चाहते हुए दबिश डालनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी। जितनी ज्यादा गिरफ्तारियां करनी पड़ेंगी सरकार के खिलाफ, उतना ज्यादा नाराजगी बढ़ेगी, रोष बढ़ेगा। और जितना ज्यादा सरकार के खिलाफ रोष बढ़ेगा, जितना ज्यादा सरकार के खिलाफ रोष बढ़ेगा, उतना ज्यादा पाकिस्तान और तालिबान को मौका मिलेगा कि ध्यान से देखो भारत के अंदर किस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। भारत के अंदर मुसलमानों को जेल में ठूसा जा रहा है, भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बांध के पीटा जा रहा है, और सब चीजें। जिस तरीके से यह माहौल बनेगा, पूरी दुनिया के अंदर भारत के नाम को खराब करने की कवायद शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान तो चाहता ही ये है, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन टैप होता है तो उसके अंदर भारत का नाम आ जाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के फोन में भी स्पाईवेयर घुसेड़ रखा था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सोच कर देखिए, यहां इंडिया की इमेज खराब करने की कोशिश की जाएगी, साथ में कश्मीर के मुद्दे में भी
भर भर के जब टेररिस्ट भेजने की कोशिश करोगे, भाई इतने सारे टेररिस्ट घुसेड़ रहे हो, रोज तुम्हारे को एनकाउंटर करना पड़ रहा है, हमारी सेना के रोज जवान मारे जा रहे हैं, रोज हम कीड़े मकोड़ों को हमारी सेना मार रही है, लेकिन समस्या को तो समझिए यार, समस्या कितनी गंभीर है। समस्या गंभीर ये है कि यहां जितने कीड़े मकोड़ों को मार रही है सेना, अफगानिस्तान के तालिबान के अंदर वो जो कीड़ों का जो बॉक्स है वो खुल चुका है। अब वो कीड़े भारत में भी तो आएंगे, तो भारत कब तक उनसे निपटेगा। बाहर से कीड़ों की फौज आ रही है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे नौजवान, उनको भटकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है हथियार उठाने के लिए, वो अंदर से भारत के खिलाफ षड्यंत्र में ना चाहते हुए या बरगलाए, मतलब एक कंफ्यूजन में शामिल हो रहे हैं, सिचुएशन को समझ नहीं रहे। तो भारत की टेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। कश्मीर मुद्दा इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, भारत की टेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा या नहीं होगा। बॉर्डर पे टेंशन होगी या नहीं होगी। चाइना यही तो चाहेगा, चाइना पैसा भेजेगा, पाकिस्तान आइडियोलॉजी भेजेगा, रास्ता देगा, भड़काने की कोशिश करेगा, तालिबान रही सही कसर तालिबान पूरी कर देगा, उनको सेफ हेवन और ट्रेनिंग का ग्राउंड दे के हो गया काम। टेंशन में भारत। तो इसीलिए मैंने कहा भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सबब इस समय पर माहौल है, और पता नहीं भारत इसमें किस तरीके से डील कर पाएगा। पता ही नहीं भारत इसमें किस तरीके से डील कर पाएगा। सक्षम है, ताकत है, लेकिन यार कहीं ना कहीं जितने मर्जी आप कैपेबल क्यों ना हुए, जब अमेरिका के ऊपर, व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक हो सकता है जो 7 समंदर पार है, तो इंडिया का तो बॉर्डर फिल्टर, मैच कर रहा है ना। नेपाल के रास्ते आ सकते हैं, दूसरे बांग्लादेश के रास्ते घुस सकते हैं, दूसरे किसी भी रास्ते घुस सकते हैं। टेंशन बढ़ रही है, बहुत बुरा समय है, बहुत ही घातक समय है। सतर्क रहना पड़ेगा, हर हिंदुस्तानी को सतर्क रहना पड़ेगा, अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारा देश किस खतरे से गुजर रहा है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अब हम किस हद तक उसे सोचेंगे वो तो समय बताएगा। अभी के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माहौल कैसा है, किस तरीके से आपको समझ में आया, नहीं आया। धन्यवाद।